नमस्कार दोस्तों। अगर आप LPCVT 1 का एग्ज़ाम दिए हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि LPCVT 1 के बाद CVT 2 जिसमें ट्रेड आता है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि LPCVT 2 क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग LPCVT 1 में अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी CVT 2 में डिसक्वालीफाई हो जाते हैं और अपने सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। तो आइए चलते हैं, आज हम लोग LPCVT 2 ट्रेड फिटर टेक्स्ट बुक का प्रीवियस ईयर जो मॉक टेस्ट है उसको लगाते हैं और अपने तैयारी को बेहतर बनाते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है इसमें, इस्पात मापनी स्टील रूल का अल्पतमांक लिस्ट काउंट कितना है। स्टील रूल 0.1 mm, 0.05 mm, 0.01 mm, 0.5 mm। तो इसका आंसर होगा 0.5 mm। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, निष्क्रिय केंद्र के लिए समाविष्टि कोण ज्ञात कीजिए। 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो दोनों के लिए, चाहे निष्क्रिय हो या लाइव हो, दोनों के लिए जो समाविष्टि कोण होता है 60 डिग्री होता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूड़ी के शीर्ष और मूल को जोड़ने वाली सतह को क्या कहा जाता है। ठीक है, चूड़ी की गहराई, चूड़ी का कोण, चूड़ी का पिच, फ्लैंक। ठीक है, तो इसमें देखिए चूड़ी के ऐसे से रहता है, चूड़ी के शीर्ष और चूड़ी के मूल को जोड़ने वाली सतह को जो हम कहते हैं फ्लैंक कहते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विषम का चयन करें। एक है बेलन, बहिर्वेधन, नर्लन, फोर्जन। ठीक है, तो इसमें विषम कौन है। हम लोग अब जहाँ हिंदी दिक्कत होगा वहाँ इंग्लिश देख लेंगे। पिक द आउट रोलिंग, एक्सट्रक्शन, नर्लिंग, फोर्जिंग। ठीक है, तो इसमें विषम छाटना है, तो इसमें हम लोग लगा दें रोलिंग कवर है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिग किसके लिए उपयोग होते हैं। खरादन, खुदाई और वेधन, ग्राइंडिंग, पिसाई। जिग, जो जिग होते हैं वो खुदाई और वेधन के लिए होते हैं। इतनी बात समझ में आई। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप लोग भी आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रह रहे हैं, क्योंकि हम लोग मिल के मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम, चालकों के बीच की दूरी इज लेस देन 1 होती है तो किस प्रकार का बेल्ट का उपयोग करते हैं। वी बेल्ट, धारीदार बेल्ट, संयोजन बेल्ट, समतल बेल्ट। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप लोगों के अनुसार क्या होगा इसका आंसर। मेरे अनुसार होगा इसका वी बेल्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तुलनित का एक प्रकार नहीं है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका वाई होगा, इसका मैनुअल होगा इसका। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरल रिंग गेज का उपयोग किसकी जांच करने के लिए किया जाता है।
इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बाहरी चूड़ी की सटीकता, कार्य वस्तु के आंतरिक भाग की सटीकता, कार्य वस्तु के बाहरी व्यास की सटीकता, कार्य वस्तु का बाहरी व्यास। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सरल सरल रिंग गेज बोला है। रिंग गेज बाहरी वस्तु की जांच की करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि थ्रेड के बारे में बोला नहीं है, तो इसलिए हम थ्रेड वाला नहीं लगाएंगे। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग भी आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। निम्नलिखित कंपास में से किसका उपयोग एक वृत्त या एक चाप को एक बड़े व्यास के साथ खींचने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है ट्रेमल कंपास, साधारण कंपास, विंग कंपास, स्प्रिंग कंपास। कह रहा है कंपास में से एक वृत्त या एक चाप को बड़े व्यास के साथ खींचने के लिए किया जाता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप लोगों के अनुसार इसका आंसर क्या होगा। मैं चलता हूँ ऑप्शन नंबर ए के तरफ। इस प्रकार हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें भाइयों, सपोर्ट बनाते रहें। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्क्रू जैक में किस प्रकार की चूड़ी का उपयोग किया जाता है? सहायक, वर्गाकार, नकल, एक में। अगर हिंदी में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पर लैंग्वेज चूज करके इंग्लिश देख सकते हैं। ठीक, स्क्रू जैक में किस प्रकार की चूड़ी का उपयोग किया जाता है? आप लोगों के अनुसार इसका आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। मैं चलता हूँ ऑप्शन नंबर बी की तरफ, वर्गाकार। इस प्रकार चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लौ धातुओं में वेदों के अति परिष्करण के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ठीक है, अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में आइए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर सुपर फिनिशिंग ऑफ बोर इन फेरस मेटल्स। ठीक है, तो आप इसमें बताइए सुपर फिनिशिंग क्या है? होनिंग है, ग्राइंडिंग है, फाइलिंग है कि ड्रिलिंग है? इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स से कमेंट करते रहिए। मैं चलता हूँ ऑप्शन नंबर ए होनिंग की तरफ। इस प्रकार चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग तेल प्रणाली को किस रूप में जाना जाता है? आप लोग पावर ऑफ ट्रांसमिशन में पढ़े होंगे कि उसमें कई प्रकार से लुब्रिकेंट किया जाता है, उसी का एक प्रकार है रिंग तेल प्रणाली। उसमें बोल रहा है कुछ निम्न में से कौन रिंग तेल प्रणाली के अंतर्गत आएगा? स्प्लैश छिड़काव संपरण प्रणाली, ग्रीस संभरण प्रणाली, स्नेहक प्रणाली, और चौथा है बल संभरण प्रणाली। इसका आंसर आप लोग बताइए, आप लोगों का आंसर क्या होगा? और जो पावर ऑफ ट्रांसमिशन को अच्छे से पढ़ा होगा वो जरूर करेगा कमेंट। इस प्रकार हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर ए की तरफ, स्प्लैश संभरण प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से उपकरण का उपयोग कोणों के मापन के लिए नहीं किया जाता? इसको तो सब लोग बता देंगे, आप लोग भी कमेंट कीजिए कौन सा उपकरण कोण मापने के लिए नहीं किया जाता है। अगर आपको हिंदी में दिक्कत है तो आप इंग्लिश में आ सकते हैं।
कह रहा है कैल्विनोमीटर, वेबल प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर हेड, ऑप्टिकल फ्लैश। ठीक है, अब तो हम लोग को इंग्लिश समझ में आ गया। बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम लोग चलते हैं इसमें ऑप्शन नंबर डी की तरफ। इस प्रकार हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग भी आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें ताकि पता भी चलेगा और हम थोड़ा मोटिवेट भी होंगे। और फिर से एक बार कहना चाहते हैं कि अगर आपको ये सेशन मेरा पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता लेपित लोहे को किस रूप में जाना जाता है? जस्तेदार लोहा, काला लोहा, ठलवा लोहा, जंग रोधी इस्पात। इसका आंसर बताइए आप लोग। जस्ता लेपित गैल्वेनीकरण, जिसको जस्तेदार लोहा कहते हैं, इसलिए हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर ए की तरफ। ऑप्शन नंबर ए। और कोई कमेंट कीजिए भाई। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी तरह धीरे धीरे आपका सब्जी फिटर ट्रेड का सब कुछ कवर हो जाएगा और आप लोग हमारे चैनल को प्यार सपोर्ट बनाए रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी वेल्डन प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है? गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, परिरक्षित धातु आर्क वेल्डिंग, गैस आर्क वेल्डिंग, जलमग्न आर्क वेल्डिंग। क्या कह रहा है, कौन सी वेल्डन प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है? इस टेस्ट को लगाने में कोई ये नहीं है कि हम कितना सही कर पा रहे हैं, कितना, बस हम सीख रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, आपका सब कुछ सही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज अगर 2 ठो गलत हो गया तो हम कल से लगाएंगे नहीं। सीखना जरूरी है। अब इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें देख लीजिए क्या है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में क्या है कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज होता है। यहाँ पर देख रहे हैं आर्गन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीनों में से इन दोनों को नहीं पूछा है, तीसरे वाले को पूछा है, तो आपको ध्यान देना होगा। आर्गन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, सब कुछ तो लगाते रहेंगे, समझ में आता रहेगा आप लोगों को। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नहीं समझ में आएगा हम लोग देख लेंगे, और देख के समझना भी है, ऐसा नहीं कि बस देख के छोड़ दें। अब देखिए, निम्नलिखित अंकन माध्यम में से कौन से माध्यम का उपयोग विफल या मशीन से परिष्कृत सतहों के लिए किया जाता है? ठीक है, तारपीन के साथ मिश्रित सफ़ेद सीसा पाउडर, तारपीन के साथ मिश्रित चाक पाउडर, मिथाइल स्पिरिट के साथ मिश्रित चाक पाउडर, पर्सियन नीला तेल पेंट। ठीक है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए। मार्किंग मीडिया का क्वेश्चन है। हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ, पर्सियन ब्लू। क्यों? क्योंकि जो चाक पाउडर का उपयोग होता है वो खुरदरे सतह के लिए, जो नॉन मशीन सरफेस होते हैं उसके लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ बोला है मशीन से परिष्कृत, मतलब मशीन सरफेस है, इसके लिए पर्सियन ब्लू होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक छिद्र आकार को बढ़ाने और उसके सतह परिष्करण को बढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? वेधन, मतलब ड्रिलिंग, रिमिंग, सॉरी
वेधन कहते हैं कि रिमिंग कहते हैं कि ड्रिलिंग कहते हैं कि शंकु खनन कहते हैं? अगर इंग्लिश में देखना है तो आइए देखते हैं। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग होल साइज एंड enhancing its surface finish is known as boring, rimming, drilling, counter sinking। तो इसको भी आप लोग कमेंट करिए आंसर। और हम चलते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ, रिमिंग। इस प्रकार अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजबूत आरी के ब्लेडों को बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? उच्च कार्बन इस्पात, नरम कार्बन इस्पात, उच्च चाल इस्पात, मध्यम कार्बन इस्पात। देखिए, आरी के ब्लेड हो या जितने भी कटिंग टूल्स हैं हमारे, वो प्रायः हाई कार्बन स्टील के ही बनाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर ए, उच्च कार्बन इस्पात की ओर, जो कि द करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहाँ सॉरी, मजबूत आरी ब्लेडों को बनाने के लिए किस प्रकार का, तो यहाँ पर देखिए, अगर हाई स्पीड स्टील नहीं दिया होता तो यही ऑप्शन होता, लेकिन जब ये दिया है तो इसको मान लिया है सही। अब यहाँ पर अब ये पावर से, अगर पावर सा बोला होगा तब तो वो सही है, लेकिन कोई बात, दोनों में से दोनों होता है, लेकिन सबसे बेस्ट है हाई स्पीड स्टील, तो इसलिए हाई स्पीड स्टील भी दिया है, तो इसी को सही माना है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्पी गेज का मापन मुख डैश के द्वारा पुरस्कृत होता है? सर्पी गेज मतलब स्लिप गेज बोल रहा है। साड़न, लैपिंग, रिमिंग, ड्रिलिंग। इसका आंसर आप लोग बताइए। हम चलते हैं ऑप्शन नंबर बी, लैपिंग की तरफ। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गियर ट्रेनों में उपयोग किए जाने वाले एक निष्क्रिय गियर का उद्देश्य क्या होता है? ये भी पावर ऑफ ट्रांसमिशन का ही क्वेश्चन है। निष्क्रिय गियर हिंदी में अगर नहीं समझ में आए, पहले निष्क्रिय गियर का मतलब देखिए कि क्या है निष्क्रिय गियर। करा व्हाट पर्पस ऑफ आइडलर गियर? निष्क्रिय गियर को आइडलर गियर कहते हैं। चलिए अब हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। करा पुली और बेल्ट के संपर्क क्षेत्र को बढ़ाना, चालित और चलित मतलब चालित और ड्राइवर और ड्यून की बात बोल रहा है। शाफ्ट के बीच न्यूनतम केंद्रीय दूरी प्राप्त करना, चालित और चलित शाफ्ट के बीच अधिकतम केंद्रीय दूरी प्राप्त करना, घूर्णन की आवश्यक दिशा प्राप्त करना। ठीक है, ये आइडलर गियर की बात कर रहा है। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर डी की ओर। ठीक, देखिए इसका ये डिस्कशन है। गियर ट्रेनों में उपयोग किए जाने वाले एक निष्क्रिय गियर का उद्देश्य आउटपुट शाफ्ट पर घूर्णन आवश्यक प्राप्त करने की दिशा प्राप्त करना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कब सही होता? पुली और बेल्ट के संपर्क क्षेत्र को जॉकी पुली जब बोलेगा तब। ठीक है, इतना बात ध्यान रखना है आप लोग। इस प्रकार चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और आप लोग भी आंसर बीच बीच में कमेंट करते रहिए, अभी तक कोई आंसर कमेंट नहीं कर रहा है। और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक खराद के संयुक्त विराम, इसका मतलब कंपाउंड रेस्ट, के शीर्ष पर निर्दिष्ट होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए, सबसे नीचे होता है सैडल, सैडल के बाद क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड के बाद कंपाउंड रेस्ट बोलते सकते हैं उसको, फिर टॉप स्लाइड, फिर टूल पोस्ट। तो क्या बोला है? कंपाउंड रेस्ट। तो इसको इंग्लिश में करेंगे आप तो समझ में आएगा आपको और अच्छे से। कि हिंदी काफ़ी शुद्ध दे देता है तो बच्चों को समझ नहीं आता है। देखिए, बोल रहा है कंपाउंड रेस्ट के ऊपर कौन सा है, ठीक ना। हम क्या बताए थे? क्रॉस, पहले सैडल बताएं, फिर क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट, फिर टॉप स्लाइड, फिर टूल पोस्ट। तो कंपाउंड रेस्ट के ऊपर टॉप स्लाइड होता है। इस प्रकार हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर डी के ऊपर। और आप भी आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लैंग्वेज चेंज कर लीजिए, जिस भाषा में आपको आसानी होती है उस भाषा में आप आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित लैपिंग अपघर्षकों में से कौन से अपघर्षक का उपयोग उच्च गुणवत्ता वाला परिष्करण प्राप्त करने के लिए किया जाता है? होता है क्या? ये हीरा मतलब डायमंड, एमरी, वस्त्र, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अपरिष्कृत अणुयुक्त अपघर्षण। इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं लैंग्वेज चेंज करके, ताकि कुछ समझ में आएगा, हो सकता है। विच आर द फॉलोइंग लैपिंग एब्रेसिव्स यूज्ड टू ऑब्टेन हाई क्वालिटी फिनिश? डायमंड, एमरी क्लोथ और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कोर्स ग्रेन एब्रेसिव। इसका आंसर आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको हाईली फिनिश चाहिए तो चलते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर ए डायमंड की ओर। नहीं, इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चलते हैं हम लोग इसका पहले डिसीजन देखते हैं। देखिए, यह अत्यधिक दृढ़ अपघर्षक है। इसके क्षण होते हैं, ठीक। दृढ़ इस्पात और कच्चे लोहे की लैपिंग के लिए किया जाता है, भारी स्टॉक को हटाने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड का। और उच्च गुणवत्ता वाला परिष्करण अगर चाहिए, हाई क्वालिटी वाला, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का किया जाता है। नरम इस्पात और अलौह की धातु के लिए जो यूज किया जाता है। ये सब देखिए जो एब्रेसिव वाले क्वेश्चन हैं, थोड़ा हमेशा कंफ्यूज होता रहता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए। और इस चैप्टर से ज़रूर ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ। बोरान का जो होगा तो कभी गेज वेज के बारे में पूछेगा तो बोरान ये इम्पोर्टेंट है, बोरान कार्बन है। हीरा जो है टंगस्टन कार्बाइड ओराइड के रूप में होता है, ठीक है। आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन हम लोग गलती कर दी यहाँ पर, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड किसके लिए होता है? भारी स्टॉक को हटाने के लिए। एल्युमिनियम उच्च गुणवत्ता वाले परिष्करण करने के लिए, या अलौह धातुओं में भी एल्युमिनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टैब वॉशर का उपयोग क्यों किया जाता है? नट को बंद करने के लिए, दूसरा है छिद्र व्यास को बनाए रखने के लिए, चौथा आयामी सटीकता के लिए, संरचनात्मक समायोजन के लिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी से।
टैब असर। हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर ए की ओर। ठीक दोस्तों, आप लोग भी धीरे धीरे आंसर कमेंट करते रहिए और इस प्रकार हम लोग फिर से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित रेती में से, रेती मतलब फाइल में से, रेती का उपयोग सामान्य तौर पर गियर के पहिए के दांत के अंदर परिष्करण के लिए किया जाता है। अच्छा, ये पूछ रहा है कि किस रेती का प्रयोग करके गियर के दांतों को तेज किया जाता है या फिनिश किया जाता है। तो आप लोग देखिए, मिल आरा रेती, खांचेदार, बारीक रेती, पार रेती। तो बताइए आप लोग इसका क्या होगा। मिल्सा रेती होगा, राइफल होगा, बैरेट होगा, क्रॉस होगा। ये स्पेशल फाइल हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो पहले लगाते हैं हम लोग, क्या होगा, किसके तरफ जाएंगे आप लोग। मिल्सा फाइल, राइफल बोल सकते हैं इसको, पैरेट और क्रॉस। हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर ए की ओर। सॉरी, इसका देखते हैं सोल्यूशन क्या है। देखिए, ये है बैरेट। यह रेती चौड़ाई और मोटाई में पतले होते हैं, उन्हें छोटे स्थान तक पहुंचने की अनुमति प्रदान करते हैं। केवल समतल समकक्ष को काटा जाता है तथा अन्य समतल कार के लिए सुरक्षित होते हैं। उनका उपयोग डवचूल नियामक पर विशेष कार आंतरिक गियर का दांत परिष्करण करने के लिए किया जाता है। मिल्साएरी समान तौर पर समतल होते हैं, उसमें वर्गाकार या गोल किनारे होते हैं। इनका उपयोग लकड़ी का काम वाले आरा के दांत को नुकीला करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, कुल मिलाकर आपको यही समझ में आया, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। मिल्सा रेती से क्वेश्चन आता है और बैरेट से। तो बैरेट कंफर्म हो गया, जब भी बैरेट रहेगा तो हम लोग गियर के लिए यूज करेंगे, और मिल्सा जब रहेगा तो आरी आरी जो होते हैं, जो लकड़ी उकड़ी का काम किया जाता है, वो मिल्सा फाइल के लिए उपयोग किया करते हैं। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज होता रहता है, एक कन्फ्यूजन की वजह से ही ये गलत हुआ आंसर। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक नट के आयाम को किस संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। बोल्ट का पिच व्यास, बोल्ट का कोर व्यास, बोल्ट का समान व्यास, बोल्ट का शीर्ष व्यास। इसका भी थोड़ा देखते हैं, क्योंकि हिंदी से आपको कंफर्म नहीं होगा। ठीक है, पिच डायमीटर ऑफ द बोल्ट, कोर डायमीटर ऑफ द बोल्ट, नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट, हेड ऑफ द बोल्ट। कह रहा है नट को कैसे विनिर्देशित करते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्या हम लोग सीख रहे हैं, सीखना ज़रूरी है। आंसर गलत हो रहा है उसको कोई जो दिक्कत नहीं, बस आप जो गलत हो रहा है उसके बारे में पढ़िए, क्यों गलत हुआ, उसका मतलब क्या है। चलते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी की ओर। नॉमिनल डायमीटर। देखिए, अब हिंदी में यहाँ पर नॉमिनल समझ नहीं आ रहा था, इसलिए इंग्लिश वर्ड किया गया। नट का जो भी साइज लिया जाता है नॉमिनल डायमीटर से लिया जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य चूड़ीकृत बंधक का एक प्रकार नहीं है? ठीक, नोक, बेल्ट, पेंच, नट। चूड़ीकृत बंधक मतलब थ्रेडेड फास्टनर होगा। विच नॉट टाइप ऑफ कॉमन थ्रेडेड फास्टनर बोल रहे हैं। ये होगा नेल, बोल्ट, स्क्रू, नट। आप जानते हैं बोल्ट में भी स्क्रू थ्रेड होता है, स्क्रू में भी थ्रेड होता है, नट में भी थ्रेड होता है, नेल में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक छोर पर पाइप को अवरुद्ध करने के लिए किया जाता है? प्लग, लघुकारक, संधि, युग्मन। ठीक, मतलब अगर कोई लाइन है, पाइप लाइन, तो उसको एक छोर पे हमको क्या करना है, बंद करना है। तो उसके लिए किसका उपयोग करते हैं? प्लग का, लघुकारक का, संधि का, युग्मन का। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी आंसर आप लोग। हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर ए प्लग की ओर। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी कमेंट करते रहिए, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। आपका धीरे धीरे आपका सब कुछ फिटर ट्रेड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब तक हम लोग 27 क्वेश्चन किए, जिसमें से लगभग 4 क्वेश्चन हम लोग का गलत हुआ। कोई बात नहीं, गलत करने से ज़्यादा सही है उसको अच्छे से रीड करना। उसको अच्छे से रीड कीजिए कि मेरा ये गलत क्यों हुआ, और जो भी गलत हुआ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हम लोग इसी तरह अपना ये सीरीज कंटिन्यू करते रहेंगे और आपका अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। ठीक है, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। तो हम लोग अब तक दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपको किसी भी टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग एकदम निश्चित हमारे साथ जुड़े रहें और आपका जो भी कॉन्सेप्ट होगा क्लियर होगा। गलती हो रहा है ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, गलती होने से घबराना नहीं है। ठीक है, गलती होने से ज़्यादा ज़रूरी है उस पर एनालिसिस करना कि मेरा गलती क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे की इच्छा परीक्षा हम लोग दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। पहले से क्वेश्चन तो हमें मालूम है नहीं। कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, सीखिए। सीखना बहुत ज़रूरी है, गलती से ज़्यादा ज़रूरी है सीखना। गलती करना गलत बात नहीं है, लेकिन गलती करके ना सीखना बहुत बड़ी गलत बात है। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहे हैं। हम लोगों का विचार क्वेश्चन गलत हुआ, आगे अगर 1-2 क्वेश्चन और गलत होंगे कोई दिक्कत नहीं। आज 10 क्वेश्चन गलत होगा, कल उसको हम लोग सोचेंगे धीरे धीरे करते हुए कम होगा, कल 8 होगा, परसों और कम होगा, एक दिन ऐसा आएगा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो गलती से घबराना नहीं, ऐसा नहीं कि आज 10 क्वेश्चन गलत हो गया कल से हमें टेस्ट ही नहीं देंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो और नो गो गेज का उपयोग करने वाले मुख्य उद्देश्य इसका प्रयोग डैश के रूप में करना है। सीमा गेज मतलब लिमिट गेज, त्रिज्या गेज, रेडियस गेज, पिच गेज, सरपी मतलब स्लिप गेज। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। और फिर एक बार बता दें आपको कि कहीं भी कोई भी आप लोगों को टेस्ट सीरीज लेने की ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक से बेहतर कोई नहीं है। और टेक्स्ट बुक का भी आपको पास प्रो नहीं लेना है। टेक्स्ट बुक का जितने भी सेशन वाले हैं मॉक टेस्ट, मैं सब आपके सामने लाइव करूँगा, दिखाऊँगा, इस तरह से लाऊँगा और आपका धीरे धीरे ट्रेड जो है फिटर ट्रेड का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की ओर। बताइए इसका आंसर क्या होगा भाइयों।
कि गो और नो गो गेज का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य, इसका प्रयोग डैश के रूप में जाना जाता है। तो हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर ए, सीमा गेज की तरफ। सीमा गेज की तरफ हम लोग चल दिए। आप किस तरफ गए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाइयों, नरम सोल्डर में टीन का प्रतिशत कितना होता है? ठीक, देखिए यह जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है और किताबों में भी दिया है, कई कई किताबों के अलग अलग दिया है, और ये आयोग पर भी निर्भर करता है कि किस एग्जाम में आया है। कभी कभी नरम जो सोल्डर है टिन और लेड का 50-50 हो जाता है, और कभी 63 और 37 हो जाता है। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं कि देखिए इसमें कौन सा सही है। तो 30%, 63%, 42%, 50%, बताइए। हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ। देखिए बिल्कुल गलत हो गया। ठीक, तो यहाँ पर 50 को सही माना है। तो आपको इसका हम लोग देख लेते हैं डिस्कशन। सोल्डर वह प्रक्रिया है जो धात्विक पदार्थ को दूसरे को पिघले हुए धातु की सहायता से जोड़ा जाता है। ठीक है, सोल्डर को नरम सोल्डर और कठोर सोल्डर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक, सोल्डर जो भी होता है 420 सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर होता है। ठीक, यही बात है, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं, जो बताना था बता दिए। हम लोग फिर से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं इसका आंसर आपको पहले बता भी चुका हूँ। कौन सा आयोग किस आंसर को करेक्ट मानता है उसमें ध्यान देना है आपको। तो ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं कि उनके 102 क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं, आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप देखेंगे कि रेलवे में कभी आएगा, तो आप 50-50 वाला ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित गियर समूह में से कौन से प्रकार का प्रयोग घूर्णी गतिविधियों को रैखिक गतिविधि और इनके विपरीत में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? कह रहा है कि मतलब रोटेशन को लीनियर और लीनियर को रोटेशन में बदलने के लिए कौन सा गियर प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसको इंग्लिश में कर लीजिए क्योंकि कुछ अजीब सा नाम दिया है। आ गया वेबल गियर, हाइपोइड गियर, स्पाइरल वेबल गियर, रैक एंड पिनियर। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट जरूर करें भाइयों, इसका आंसर क्या होगा। और मैं चलता हूँ ऑप्शन नंबर डी, रैक एंड पिनियन की तरफ। ठीक, मैं तो रैक एंड पिनियन की तरफ चल दिया। आप लोग बताइए आप लोग किस तरफ गए कमेंट करके। अब तक कुछ ही लोगों ने कमेंट करके बताया है, और आप ज़रूर कमेंट करें। कमेंट नहीं करेंगे तो समझ में कैसे आएगा, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं, सीखना ज़रूरी है। ठीक, आज आप सीखेंगे कल निखरेंगे। चलते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा। आइडेंटिफाई द, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाइयों, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बोल्ट शो इन द गिवन फिगर। ऑप्शन ए है पेंट फाउंडेशन बोल्ट। इस फिगर को देखिए, फाउंडेशन बोल्ट जो है उसका टाइप है। ठीक है, और अच्छे से देखिए कौन सा बोल्ट है ये। तो पेंट फाउंडेशन बोल्ट, रैक फाउंडेशन बोल्ट, आई फाउंडेशन बोल्ट, लेविस फाउंडेशन बोल्ट। रैग तो नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ा सा किनारे से निकला होता है।
आई भी नहीं है। ठीक, अब ये लेविस, हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर डी की ओर, लेविस फाउंडेशन बोल्ट की ओर, जो कि बिल्कुल गलत हो गया। अब इसका आंसर है बेंट फाउंडेशन बोल्ट। चलते हैं इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं कि कैसे बेंट है, लेविस वाला कौन होगा। स्लो है, इसका फिगर नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए मैं आपको बुक से दिखा दूंगा इसका कि लेविस का टाइप्स ऑफ जो फाउंडेशन बोल्ट है उसकी इमेज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि खाली इसमें इमेज से क्वेश्चन पूछता है, जैसा कभी ये मेरा गलत हो गया। ठीक है, तो आपको अच्छे से इसको बता दीजिए कि कौन सा है बेंट फाउंडेशन बोल्ट। अगर किनारे से इस तरह से इस तरह से इस तरह से कुछ निकला होता तो रैग हो जाता। आई वाला तो जान ही रहे हैं, ऐसे करके जैसे वाट का होता है, उल्टा वाट होता है। ठीक, इसमें बोल्ट उठाते हैं। लेविस का इसमें दिखाई नहीं दिया, बेल्ट वाला यहाँ आपको मिल गया। बेल्ट का कुछ करना नहीं है, सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है कि जो हेड होगा उसका तो रहेगा ही, टेल वाला जो उसमें नट फंसाते हैं वो तो रहेगा, ऊपर से नीचे सब बेंट के रूप में कंक्रीट से भरा रहेगा। मतलब ये पूरा बेंट है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप आंसर कर ले जाएंगे, क्योंकि ये पूरा इसका जो टेल वाला पार्ट है वो पूरा बेंट अगर रहेगा तो बेंट फाउंडेशन बोल्ट कहलाएगा। ठीक है, अच्छे से इसको ध्यान में रखना है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल साइज ऑफ स्लिप गेज। स्लिप गेज की क्रॉस सेक्शनल साइज क्या होती है? इसको ये थ्योरेटिकल है, थोड़ा पढ़ेंगे तब समझ आएगा। 42 mm इंटू 9 mm, 22 mm इंटू 9 mm, 32 mm इंटू 9 mm, 52 mm इंटू 9 mm। हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की ओर। आप किस ओर चलते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, इसका देखिए सॉल्यूशन यही है। स्लिप गेज की साइज पूछ रहा है, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूठे और अंगुलियों से कौन से नट को आसानी से संचालित किया जाता है? अंगूठे और अंगुलियों से कौन से नट को आसानी से संचालित किया जाता है? इसको तो आप लोग बता ही सकते हैं। कैपिस्टन नट, टोम नट, विंग नट, लॉक नट। और आप लोग यह भी बताएंगे कि जो इसका आंसर होगा वह नट किस में पाया जाता है, कौन से टूल है, हैंड टूल कौन सा है जिसमें यह नट पाया जाता है। पहले अगर आप लोगों को यह मालूम हो जाएगा कि यह किस नट के बारे में बात कर रहा है तो उसका आंसर ये हो जाएगा। अब आप बताइए कि ये जो इसका आंसर होगा ये नट किस हैंड टूल में पाया जाता है। हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर सी, विंग नट की ओर। ठीक, अब आप लोग यह बताइए कि विंग नट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहाँ पाया जाता है, किस टूल में पाया जाता है। विंग नट हेक्सा में पाया जाता है दोस्तों, ध्यान दिए होंगे आप लोग, और हैंड वाइस में भी पाया जाता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग 33 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं अब तक, और जिसमें से कि 4 से 5 ही क्वेश्चन हम लोगों का गलत हुआ है। इससे यह पता चलता है कि हम लोग कट ऑफ को लगभग पार कर चुके होंगे, क्योंकि अभी और हम लोगों को करना भी है आगे। ठीक है, ILP CBT 2 में जो कट ऑफ चाहिए आपको मात्र 27 नंबर चाहिए, और आपको यहाँ 75 क्वेश्चन है। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित है कि आप 27 से ज़्यादा नंबर ले जाएंगे। इसलिए बिना टेंशन का आप तैयारी करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहें। आप
LPCVT2 अच्छे नंबर से क्रैक करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा तापमान है जिस पर अधस्रावित होने पर स्नेहक प्रभावित होना शुरू हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा अपने इंग्लिश वर्ड की ओर चलते हैं हम लोग, जिससे समझ में आए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेम्परेचर एट विच लुब्रिकेंट विल स्टार्ट टू फ्लो व्हेन पोर्ड? विस्कोसिटी, फ्लैश पॉइंट, ऑयलनेस, पोर पॉइंट। विस्कोसिटी क्या करता है, उसके गाढ़ेपन को बताता है। फ्लैश पॉइंट जहाँ से आग लगती है वह बिंदु। ठीक है, ऑयलनेस उसके तेलिता को बताता है, मतलब कितना इसमें तेल का गुण है, ऑयलनेस का गुण है, इसलिए इसका एक ही ऑप्शन बचा, पोर पॉइंट। यही बिंदु है जब हमारा लुब्रिकेंट बहना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए चलते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर डी की ओर। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। चलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित बेल्ट सामग्रियों में से कौन सी सामग्री अम्लीय और नम स्थितियों का सामना कर सकती है? चमड़ा, रबड़, बलाटा, कपास। इसका आंसर कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। आप जरूर, आपका एक दिन कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की ओर, बलाटा। ठीक, आप किस आंसर की ओर जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाइयों, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का उपयोग एक केंद्रीय छेदक का नोक बनाने के लिए किया जाता है? कच्चा लोहा, जस्ता, उच्च कार्बन इस्पात, तांबा। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है केंद्रीय छेदक का नोक बनाने के लिए, तो हम लोग चलते हैं इंग्लिश वर्जन की ओर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल यूज टू मेक टिप ऑफ द सेंटर पंच। ठीक है, मतलब सेंटर पंच का जो टिप है उसको बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ठीक, कास्ट आयरन का, जिंक का, हाई कार्बन स्टील का, कॉपर का। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स से कमेंट करके। हम चलते हैं ऑप्शन नंबर सी, हाई कार्बन स्टील की ओर। और आप किस ओर हैं बताइएगा कि आपके अनुसार कौन सा आंसर होगा। हमारे अनुसार है ऑप्शन नंबर सी, हाई कार्बन स्टील। ठीक, इस प्रकार फिर से हम लोग चलते हैं ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और आप बिल्कुल ना घबराएं, धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट जो होगा जीरो से हीरो बनेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और थोड़ा सा आप लोग थ्योरी भी पढ़ते रहिए कॉन्सेप्ट, और हमारे साथ जुड़े रहिए, आप निश्चित ही LPCVT2 में ट्रेड पास हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खराद मशीन मतलब लेथ मशीन में ड्रिल और रीमर जैसे कर्तन उपकरणों को पकड़ने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको पहले ही थोड़ा बता दें, नॉलेज दे दें, उसका आंसर आप खुद करेंगे। पकड़ने के लिए किया जाता है, कह रहा है कि लेथ मशीन में ड्रिल और रीमर जैसे कर्तन उपकरणों को पकड़ने के लिए
डैश का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है शीर्ष स्टॉक मतलब हेड स्टॉक, दूसरा है पार स्लाइड, ठीक है, तीसरा उपकरण स्थिति मतलब टूल पोस्ट जिसको बोलते हैं, और चौथा है टेल स्टॉक। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर लेथ मशीन है, इधर क्या होता है, हेड स्टॉक होता है और इधर टेल स्टॉक होता है। हेड स्टॉक में क्या करते हैं, हम जॉब को पकड़ते हैं, ठीक है, और टेल स्टॉक में जो भी हमारा टूल होता है वो पकड़ा जाता है। तो ये ड्रिल रीमर क्या है, एक टूल है हमारा। तो इसका आंसर हमारा होगा टेल स्टॉक इज द करेक्ट आंसर। आपके अनुसार क्या आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक, चलते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बेंच वाइज की एक धारक जॉब का बाहरी भाग निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का बना होता है? अब यहाँ पर फिर से थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, हम लोग चलेंगे इंग्लिश वर्जन की ओर। किसके बारे में बात कर रहा है वो? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज आउटर पार्ट ऑफ होल्डिंग जा के बारे में बात कर रहा है। इन द बेंच वाइज इज मेड ऑफ, ठीक है, आउटर पार्ट ऑफ ए होल्डिंग जा, जो पकड़ने वाले जा हैं, ठीक है, उनकी बात कह रहा है। आप बताइए क्या होगा? इसमें दो प्रकार के जबड़े होते हैं, एक मूवेबल जा, एक फिक्स जा, ठीक है, उन्हीं के बारे में बोल रहा है, जा पकड़ने वाले। और एक और होता है जिसमें दांते कते रहते हैं, उसके बारे में अलग से बात करता है। तो आप इसका आंसर बताइए पहले। एल्युमिनियम, तांबा, नरम इस्पात, ढलवा लोहा। ये भी थोड़ा सस्पेंस वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन देखते हैं क्या इसमें आंसर है। किसी बेंच वाइज के एक धारक जाब का बाहरी भाग निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का बना होता है? मोबाइल जा और फिक्स जा दोनों के बारे में पूछ रहा है ये। इसका आंसर हम चलते हैं ऑप्शन नंबर डी, ढलवा लोहा की ओर। आपके अनुसार कौन सा होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, साइन बार की लंबाई किसके बीच की दूरी होती है? रोलर के बीच केंद्र से केंद्र तक की दूरी, रोलर के बीच बाहर की दूरी, साइन बार के विकर्ण पर लंबाई, साइन बार के दूसरे छोर पर दूसरे छोर पर एक छोर, ठीक है। साइन बार होता क्या है कि टेपर एंगल ज्ञात करने का यह एक उपकरण है, ठीक। तो साइन बार जैसे इस तरह से साइन बार होता है, इसमें दो पहिए होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब कभी भी आपसे पूछेगा कि साइन बार की लंबाई क्या होती है, तो इसमें जो दोनों पहिए होते हैं उनके केंद्र से बीच की दूरी जो होती है, दोनों पहियों के केंद्र के बीच की दूरी से ही इसकी लंबाई लिया जाता है। तो आइए चलते हैं हम लोग, कौन सा ऑप्शन सही होगा। और पहिए को रोलर बोलते हैं, तो रोलर के केंद्र के बीच, केंद्र से केंद्र तक की दूरी, हम लोग का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। ठीक, आपके अनुसार कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, चल आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर एक की ओर। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी बीच बीच में कमेंट करते रहिएगा, तब तो पता चलेगा कि हाँ कोई पेपर दे रहा है और कौन सही है कौन गलत है। आप भी कमेंट करके बताना जरूरी है, अपनी कमी को छिपाना नहीं है, कमी को उजागर करना सीखिए कि क्या कमी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक ढंग से एक खराद मशीन में छीलन प्रक्रिया द्वारा
किस प्रकार के सतह का उत्पादन किया जाता है? छीलन प्रक्रिया, जहाँ तक उम्मीद है कि ये टर्निंग के बारे में बात कर रहा है, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, इंग्लिश वर्जन में आके देखना है थोड़ा सा। कन्वेंशनली व्हाट टाइप ए सरफेस प्रोड्यूस बाय टर्निंग ऑपरेशन? लेथ मशीन, बिल्कुल सही। सिलिंड्रिकल, स्क्वायर, फ्लैट, इनरेगुलर शेप, ठीक है। आप बताइए, आपको बता दें कि आप कटर में पेंसिल छीलते हैं ना, पेंसिल छीलना एक प्रकार का टर्निंग ऑपरेशन ही होता है, ठीक है। पेंसिल छीलना एक प्रकार का टर्निंग ऑपरेशन ही होता है। तो इसका आंसर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के आप दे सकते हैं। जब पेंसिल छीलते हैं तो उसकी आकृति लगभग किसके जैसा होता है? बेलनाकार के जैसा होता है, वर्गाकार होता है, समतल होता है, अनियमित आकार का होता है। अनियमित आकार मतलब टेढ़ा मेढ़ा, ठीक। तो हम चलते हैं ऑप्शन नंबर ए, सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार की ओर। और आप लोग यह जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके अनुसार इसका कौन सा आंसर होगा दोस्तों, ठीक। हमारे अनुसार बेलनाकार है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आप लोगों के सामने फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से गेज का प्रयोग एक चूड़ी के पिच को निर्धारित करने के लिए किया जाता है? अच्छे से आप लोग पढ़िए, ठीक है। किस गेज के बारे में पूछ रहा है? एक चूड़ी के पिच को निर्धारित करने के लिए कौन से गेज का उपयोग किया जाता है? स्पर्शक गेज मतलब फिलर गेज, त्रिज्या गेज, स्क्रू पिच गेज, प्लस गेज। प्लस गेज तो कुछ है नहीं। स्पर्शक गेज की अर्थता क्या है? दो मैटिंग पार्टों के बीच के गैप को नापता है। त्रिज्या गेज किसी रेडियस को नापता है, ठीक है। तो अब आप लोग ही बताइए कौन सा आंसर सही होगा। इतना हिंट दे दिए और मैं चलता हूँ ऑप्शन नंबर सी की ओर। आप अपने अनुसार बताइए कि आपका आंसर कौन सा है। ना हिंट देने के बाद भी अगर आंसर दे रहे हैं तो ठीक है, और नहीं दे रहे हैं तो उससे बढ़िया भी ठीक है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, सीखिए, सीखना जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सीखना जरूरी है। चलते हैं हम लोग दोस्त ऑप्शन सी की ओर, ठीक। इस प्रकार इसका आंसर हम दे दिए, आप जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब तक हम लोग 42 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन गलत हुआ होगा। अब आप इसमें कैलकुलेट करके देख लीजिए कि 27 नंबर आ गया कि नहीं। और हम लोग अच्छे से जो इसका कट ऑफ है उसको क्रॉस कर चुके हैं, जबकि अभी और क्वेश्चन बाकी ही है। तो आप लोग इस तरह से देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं घबराना है। 75 क्वेश्चन रहेगा, आपको मात्र 27 नंबर लाना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि केवल आप 27 नंबर के लिए ही पढ़िएगा, लेकिन आप अच्छा सोच के करेंगे तो 27 एकदम आराम से आ जाएगा। आप अच्छे मार्क्स से पास होने के लिए पढ़िए, ठीक है। अगर आप अच्छे पहले से ही अपना टारगेट बढ़ा करके चलेंगे, 27 नंबर एकदम चुटकियों में आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक स्पर्शक गेज ब्लेड की सामान्य मानक लंबाई क्या है? मतलब जो स्पर्शक गेज मतलब फिलर गेज जो है उसकी स्टैंडर्ड लंबाई क्या है आप बताएं। 25 mm, 65, 65 mm, 100 mm, 50 mm। इसका आंसर आप लोग बताते रहिए कमेंट करके जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी हम लोग को और अभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हम चलते हैं ऑप्शन नंबर सी 100 mm की ओर। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों का आपका आंसर कौन सा आंसर होगा। लीजिए हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की ओर, ठीक है। इस प्रकार हम लोग अपना आंसर की ओर चल दिए हैं। आपके आंसर का इंतज़ार है, आप क्या देते हैं, कौन सा आंसर का जवाब देते हैं। और फिर से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। यदि प्रमुख व्यास 10 mm है और पिच 1.5 mm है तो टैप ड्रिल साइज ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसका तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक आइडिया बता दे रहा हूँ। इसमें दो तरह से होता है, TDS बराबर TS माइनस 2D। ठीक है, इसका फार्मूला होता है। एक होता है 60%, एक होता है 100%। तो 100% फार्मूले से और 60% प्रैक्टिकल बेस, मतलब आप देख के ही जान जाएंगे। कैसे जानेंगे? जो इसका प्रमुख व्यास मतलब मेजर डायमीटर जो है, ठीक है, उसमें से पिच को आप माइनस कीजिए और देखिए कि क्या कोई मिल रहा है। अगर इस माप का कोई मिल रहा है तो वही मेरा आंसर होगा। ये प्रैक्टिकल बेस टैप ड्रिल साइज हो जाता है 60% डेप्थ वाला। ठीक है, अब जब मैच नहीं होगा तो आपको TDS बराबर TS माइनस 2D फार्मूले को लगाना पड़ेगा और तब जाकर इसका आंसर फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ 10 में जब 1.5 mm माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 8.5 mm। 8.5 mm यहाँ है। ठीक है, तो मैं ऑप्शन बी की ओर चलूँगा। ठीक, और ऐसा जरूर नहीं कि आप अगर ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो आप फार्मूला लगाइए। मिल गया, मैं इसके ओर चल रहा हूँ। ठीक है, आप अपने अनुसार आंसर बताइएगा। ठीक, सब चीज़ यहाँ समझ के काम करना है, तब जाकर वहाँ माइंड, एग्जाम हॉल में माइंड काम करेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि पूरा सुई का काम तलवार वाला करना है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी वैसा हम लगाएंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ठीक है, पहला है निम्न कार्बन इस्पात, दूसरा है हाई कार्बन इस्पात या उच्च कार्बन इस्पात, तीसरा है एल्यूमिनियम, चौथा है कच्चा लोहा। ठीक, इसका भी आंसर आप लोग जरूर देंगे क्योंकि मैं इसका कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक, कि जितने भी कटिंग टूल्स हैं वो हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। अगर हाई कार्बन स्टील है और हाई स्पीड स्टील भी है तो सबसे अच्छा हाई स्पीड स्टील होती है। ठीक, तो आप यह देखिए, यह श्योर कीजिए कि क्या फाइल कटिंग टूल्स है क्या। अगर फाइल कटिंग टूल्स है तो 100% वह हाई कार्बन स्टील का बना होगा। ठीक, ऑप्शन के अनुसार। ठीक, तो फाइल, अब मैं चलता हूँ ऑप्शन नंबर बी की ओर, उच्च कार्बन इस्पात। और आपका अनुसार कौन सा आंसर होगा आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अब तक कुछ ही स्टूडेंट ने कमेंट किया है। ठीक है, और आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए, मैं आपके आंसर का इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी की ओर। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जैसा हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। और कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा आप लोग जो हम इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं उसको नोट करते रहिएगा। जैसे कभी भी अगर कटिंग टूल्स आ रहा है तो हाई कार्बन स्टील की ओर जरूर जाइएगा आप लोग। हाई स्पीड स्टील है तो थोड़ा सोचिएगा कि वो टूल जो है वो रोटेट करता है क्या। अगर रोटेट करता है तो हाई स्पीड स्टील बेस्ट होगा। ठीक है, जैसे ड्रिल को आप ये नहीं कर सकते हैं कि हाई कार्बन स्टील से बनाते हैं, बना सकते हैं, लेकिन ड्रिल रोटेट भी करता है तो वहाँ हाई स्पीड स्टील का जो मटेरियल होगा वो बेस्ट माना जाएगा और उसी का वो बनाया जाएगा। ठीक है, चलते हुए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वर्नियर वेबल चांदे मतलब प्रोटेक्टर, वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर द्वारा क्या मापा जाता है? इसको तो आप लोग अच्छे से बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कोण, दूसरा है बाहरी व्यास, तीसरा मोटाई,
चौथा है आंतरिक व्यास। इसको तो आप लोग बता ही सकते हैं। हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 1 कोण की तरफ, और आप आंसर जरूर दीजिएगा कि आपके अनुसार क्या होगा। ठीक है, ये हम लोग आंसर दे दिए और हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 1 की तरफ। आंसर देके चल दिए हैं, आप अपना आंसर बताइए। ठीक है भाइयों, कमेंट अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। फिर से चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आप लोग धीरे धीरे अपने नॉलेज को बूस्ट कर रहे हैं। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार के व्यास की जांच करने के लिए निम्न में से किस प्रमापी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। तार के व्यास की जांच करने के लिए निम्न में से किस प्रमापी का उपयोग किया जाता है। फ्लैट प्रमापी। इसके लिए हम लोग चलते हैं इंग्लिश वर्जन की ओर। ठीक है, और आप लोग अपना आंसर जरूर कमेंट करें। जब तक आप अपने अंदर की कमियों को नहीं बताएंगे तब तक आपका नॉलेज बूस्ट नहीं होगा। आप जरूर अपनी गलतियों को छिपाएं नहीं, उसको बताएं, तभी आप सीख पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गेजेज इज यूज टू चेक द डायमीटर ऑफ वायर। फ्लैट गेज, वायर गेज, रेडियस गेज, रिपर गेज। इसमें थोड़ा सा अगर जो दिमाग लगाएगा उसको कर ले जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर बी वायर गेज, क्योंकि तार के डायमीटर के बारे में कह रहा है और तार एक ही शब्द में है। इससे भी थोड़ा सा आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके लगा सकते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा वायर गेज। ठीक है, जो SWG में नापा जाता है। ठीक है, रेडियस गेज से रेडियस नापा जाता है, टिपर को कोई मतलब है नहीं। प्लेट गेज जान ही रहे हैं आप लोग, टेम्पलेट की तरह है। हम लोग ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट करते हैं। और आपके अनुसार कौन सा आंसर है आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब तक हम लोग 47 क्वेश्चन लगा चुके हैं, अभी कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, उसको भी हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतह की प्लेटों का अंकन के लिए क्यों उपयोग किया जाता है। सतह की प्लेटों का अंकन के लिए क्यों उपयोग किया जाता है। क्योंकि यह भारी वजन वाले कार्य का सामना कर सकता है, क्योंकि अंकन उपकरण को इसके ऊपर रखा जाता है, क्योंकि इसकी सतह बहुत बड़ी होती है, क्योंकि यह डेटम सतह आधार प्रदान करता है। आप बताएं कि क्या किसके बारे में यह बात बोल रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यह किसके बारे में, प्लेटों के अंकन के लिए मार्किंग प्लेट की बात, मार्किंग टेबल की बात बोल रहा है ये। ठीक है, इंग्लिश वर्जन देखिए। वाई सरफेस प्लेट, सरफेस प्लेट, वाई सरफेस प्लेट हो गया, चाहे मार्किंग टेबल हो, सरफेस प्लेट से मार्किंग टेबल बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन काम दोनों का एक ही होता है। ठीक है, इसलिए सरफेस प्लेट आर यूज फॉर मेकिंग। ठीक ना, कुल मिलाकर यह इसका कहना है कि सरफेस मार्किंग के लिए हम सरफेस प्लेट का यूज क्यों करते हैं। ऑप्शन को देखिए और इमलेट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्योंकि यह भारी वजन वाले कार्य का सामना कर सकता है, क्योंकि अंकन उपकरण मतलब मार्किंग टूल को इसके ऊपर रखा जाता है, क्योंकि इसकी सतह बहुत बड़ी होती है, क्योंकि यह डेटम सतह और आधार प्रदान करता है। इसका भी आंसर हमें लग रहा है कि सभी लोग दे देंगे। हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यह डेटम सतह और आधार प्रदान करता है। ठीक, हम लोग चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, वर्नियर बेवल चांदे का अल्पतमांक क्या है। वर्नियर बेवल चांदे का अल्पतमांक
क्या है, वही वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट पूछ रहा है आपसे। 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, क्या होगा इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ज़रूर, तब तो पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर ए की ओर, 5 मिनट। नेक्स्ट दोस्तों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से किसका उपयोग निम्नलिखित में से किसका उपयोग 550 mm और 150 mm के बीच पाइप रखने के लिए किया जाता है? कह रहा है चैन पाइप पाना, चैन रिंच के बारे में बोल रहा है, पद चिन्ह पाना, पद रिंच के बारे में बोल रहा है, पेंच वाइज सॉकेट पाना। आप लोगों के अनुसार कौन सा आंसर होगा? आप लोग किस आंसर की ओर जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर किसको लॉक किया जाए? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं ऑप्शन नंबर ए को लॉक करता हूँ, चैन पाइप पाना। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के अनुसार आप लोगों के सामने, वर्नियर हाइट गेज, ऊंचाई गेज, मतलब वर्नियर हाइट गेज, ठीक है। वर्नियर ऊंचाई गेज की सटीकता क्या है? मतलब इसका लिस्ट काउंट पूछ रहा है। 0.02 mm, 0.01 mm, 0.2 mm, 0.1 mm। बताइए, वर्नियर हाइट गेज की सटीकता पूछ रहा है, लिस्ट काउंट पूछ रहा है, क्या होगा इसका आंसर? और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट यह भी कीजिएगा कि वर्नियर हाइट गेज किस यूज के लिए आता है, ठीक है। वर्नियर हाइट गेज इस यूज के लिए आता है या उससे क्या काम करते हैं, जो भी आपको समझ में आए इसका यूजेज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। फिलहाल आप लोग इसका बताइए कि लिस्ट काउंट क्या होगा। हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर ए की ओर, और आप अपना आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके अनुसार यह कौन इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। ठीक दोस्तों, फिर से आपको बताना चाहते हैं कि आप धीरे धीरे करके अपना थ्योरी क्लियर कर सकते हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि 50 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चन और बाकी है, उसमें भी कर लिया जाएगा अभी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग क्या है? ये वेल्डिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक। इसमें भी कुछ हिंट दे रहे हैं, इसका आंसर आप जरूर करेंगे। कह रहा है ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग क्या है? 2 ही सिलेंडर होता है और 2 ही के बारे में पूछा जाता है। रंग, अगर 2 सिलेंडर है उसी के रंग के बारे में पूछा जाता है। ऑक्सीजन जो सिलेंडर है उसके बारे में, एक एसिटिलीन सिलेंडर है उसके बारे में। एसिटिलीन सिलेंडर जो होता है लंबा होता है, काफ़ी ज्वलनशील होता है, ऑक्सीजन छोटा होता है, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है उसका रंग काला होता है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है उसका रंग काला होता है, और एसिटिलीन जो होता है उसका रंग लाल
या ज़्यादातर मैरून देता है। अगर मैरून ऑप्शन में नहीं है तो लाल मारिएगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग काला, एसिटिलीन सिलेंडर का रंग मैरून या लाल होता है। अब आप ऑप्शन देख के टिक कर सकते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है। तो इस प्रकार हम अब तो आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कौन सा आंसर होगा। हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 4 काला की तरफ। आप अपना आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से पाइप चूड़ी के मानक रूप को पहचानें। मतलब कह रहा है कि जितने भी पाइप चूड़ी हैं उसमें कौन सा थ्रेड लगता है, पाइपों में जो थ्रेड बनी होती हैं उस थ्रेड का क्या नाम हो सकता है या क्या नाम होता है। इसका को कहने का मतलब यह है, दिए गए विकल्पों में से पाइप चूड़ी के मानक रूप को पहचानें। पहला है BSW, दूसरा है BSP, तीसरा है BSF, चौथा है BA। ठीक है, आपके अनुसार इसका आंसर क्या होगा। मेरे अनुसार इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, BSP। ठीक, आप अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक, और आपको यह बता दें BSW मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप और ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन जो होता है, ये तीनों का जो एंगल होता है 55 डिग्री होता है। BA स्टैंडर्ड ब्रिटिश एसोसिएशन इसका नाम है, इसका जो एंगल होता है 47.5 डिग्री होता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, बीच बीच में मैं हिंट भी दे रहा हूँ। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिमिट फिट टॉलरेंस का है। यह भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इसको भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। कभी पूछ देगा कि मूलभूत सहिष्णुता बताओ, कभी फंडामेंटल डेविएशन बताओ। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। बात पूरा लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर ही पूरा एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से आप पढ़िएगा। जरूर कहीं कहीं आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। एक दिन आपको कुछ इस इम्पोर्टेंट सिलेबस भी बता देंगे चैप्टर का नाम। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। भारतीय मानक प्रणाली में मूलभूत सहिष्णुता की, सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस, फंडामेंटल टॉलरेंस की संख्या क्या है। 16, ऑप्शन नंबर 20, 15, ऑप्शन नंबर डी 18, ऑप्शन नंबर 14। ठीक, ऑप्शन ए है क्या है 16, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 14। आप किस आंसर की ओर जाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमारे अनुसार है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया का पारंपरिक प्रकार नहीं है। मतलब पूछ रहा है कौन सा वेल्डिंग का प्रकार नहीं है। कह रहा है पहला है इसमें चाप वेल्डिंग मतलब आर्क वेल्डिंग, दूसरा है गैस वेल्डिंग, तीसरा है घर्षण वेल्डिंग, चौथा है थर्मिट वेल्डिंग। इसका आंसर तो आप आंख बंद करके दे देंगे। आशा है कि इसका आंसर आप जरूर देंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और मेरे अनुसार इसका आंसर होगा घर्षण वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम, पीतल, तांबे और हल्की स्टील से बने कार्य वस्तुओं के समूह में एल्यूमिनियम को दृश्य रूप से कैसे पहचाना जा सकता है? ऑप्शन ए है उच्च नम्यता मतलब हाई डक्टाइल कर्तन चिप्स का अवलोकन करके, चांदी जैसे स्वरूप का अवलोकन करके, हल्का वजन। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एल्युमिनियम रखा हुआ है, पीतल रखा हुआ है, तांबा रखा हुआ है और हल्के स्टील से बने कोई वस्तु रखा हुआ है। तो आप देख कर कैसे बताएंगे कि यह एल्युमिनियम का है? ठीक, केवल देख के बताना है। तो आपके अनुसार इसका आंसर क्या होगा? ये भी थोड़ा लॉजिकली है, ठीक है, हम लोग लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। सही होगा तो ठीक, गलत होगा तो हम लोग इस पर एनालिसिस करेंगे कि हमारा क्या गलत हुआ। वैसे तो हल्का वजन इसका सही होना चाहिए, लेकिन हमको उठा कर नहीं देखना है, देख के बताना है। कह रहा है एल्यूमिनियम को दृश्य रूप में कैसे पहचाना जा सकता है। डक्टिलिटी भी देख के नहीं बता सकते हैं। ठीक, या तो कर्तन चिप्स बी होगा, सी होगा, ठीक ना। लेकिन आप डिसाइड कीजिए कि सबसे बेस्ट कौन होगा। हम चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की ओर। ठीक है, और आपके अनुसार कौन सा आंसर होगा इसको बताइएगा। ठीक दोस्तों, इसका आंसर हम बी इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि हम चिप्स को देखकर नहीं बता सकते। हमें मालूम होना चाहिए कि करली चिप्स किसका होता है, कुछ मालूम रहेगा तभी होगा। लेकिन चांदी जैसे जब सफ़ेद जो उसका ग्रे कलर का रंग होता है उसको देख के अनुमान हम लगा सकते हैं कि यही एल्युमिनियम है। और आपके अनुसार कौन सा आंसर है इसका, आप बताइएगा ज़रूर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार थोड़ा थोड़ा अगर जानकारी लेके उस क्वेश्चन को एलिमिनेट करेंगे तो ज़रूर आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लॉकिंग नट में नट के पार एक स्लॉट आधा काट दिया जाता है? इसका कुछ वो फिगर रहता तो काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझ में आता, लेकिन फिर क्या हुआ नहीं, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से नट भी, नट जो है फास्टनर का जो नट का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इसलिए इसको आप लोग ज़रूर रिवाइज कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस लॉकिंग नट में नट के पार एक स्लॉट आधा काट दिया जाता है? स्लॉटेड नट, स्वान नट, कैसल नट, खांचेदार नट। बताइए आपके अनुसार क्या होगा। ठीक है, नट आधा काट दिया जा रहा है। हमारे अनुसार इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, आप बताइएगा। देखिए गलत हो गया, इसलिए हम बता रहे हैं कि ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है। इसका आते हैं देखते हैं हम लोग डिस्कशन। स्वान नट कह रहा है नट के पार एक स्लॉट को आधा काट लिया जाता है। नट के पार, अगर इसका इस फिगर रहा होता तो गलती नहीं हुआ होता, ठीक ना। नट के पार एक स्लॉट को आधा काट दिया जाता है, फिगर नहीं दिखा रहा है अभी, आप लोग बुक से फिगर देख लीजिएगा। स्लॉटेड में क्या होता है, यह बड़े पैमाने पर अचानक झटके और काफ़ी कंपन के अधीन कर्म किया जाता है। बेलनाकार ऊपरी भाग के साथ षटकोणी भाग होता है। प्रत्येक फलक के
केंद्र के साथ स्लॉटन पंक्ति में किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार इसका ये एनालिसिस है। आप लोग बुक से इसका फिगर देख के अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इसको। ठीक, एक क्वेश्चन हम लोग का फिर रॉन्ग हुआ, कोई बात नहीं। किस प्रकार का अनुरक्षण सबसे प्रभावी है? बेस्ट सबसे कौन है ना, मेंटेनेंस का क्वेश्चन है। Which type of maintenance is most effective? Shutdown maintenance, corrective maintenance, breakdown, preventive? कौन सी ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रभावी है? सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन करेगा? ठीक है, ये भी अच्छा ही है। आप लोगों के अनुसार इसका कौन सा आंसर होगा? मेरे अनुसार इसका आंसर होगा प्रिवेंटिव।